हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे +1 क्लास का फर्स्ट लेसन जो कि आपकी बुक नंबर 2 से है, भारत की स्थिति के बारे में। यानी कि हम आज पता करेंगे कि आपका भारत जो है वो संसार में कहाँ पर स्थित है, कौन से अक्षांशों पर है, कौन से देशांतर पर निवास करता है, कौन से महाद्वीप में है और कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हो। आपने 10th क्लास में देखा भी था कि भारत का मानचित्र में आपने वर्षा देखी थी, नदियाँ देखी थी, साथ में आपने उद्योग धंधे वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों को आपने मानचित्र के ऊपर देखा था। इसके अलावा अब हम आपको और अधिक बातें बताएंगे भारत के बारे में। जब आप भारत के मानचित्र को ज़रा गौर से देखिए और अब आप भारत के मानचित्र को गौर से देखिए और उसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार याद कीजिए। ये वाली चीज़ें हमने वैसे तो आपको 9th क्लास में बता दी थी कि कहाँ पे कौन से अक्षांश पे भारत स्थित है और कौन से देशांतर पे भारत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे और देशांतर विस्तार देखेंगे। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? यानी कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो आपका इस प्रकार से जो ये भारत है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि ये वाला बिंदु, सबसे उत्तरतम बिंदु यहाँ की लास्ट स्थिति, इधर आपका सबसे पूर्वी बिंदु और इधर आपका सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे आज लेसन में देखेंगे कि कहाँ पे कौन से अक्षांश हैं, कौन से देशांतर हैं, कौन से वो बिंदु हैं, उन सब के बारे में। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी कि इधर आपका कश्मीर है और इधर आपकी कन्याकुमारी है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य पड़ता है और पश्चिम में गुजरात, यानी कि यहाँ गुजरात तक फैला हुआ है। भारत का सीमागत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील यानी कि लगभग 21.9 किलोमीटर है तक फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मानक दूरी क्या होती है। मानक दूरी जो है वो है आपकी स्थल सीमा से 63,360 इंच, यानी कि ये वाली जगह से। उसके बाद है समुद्री मील। समुद्री मील जो है वो है आपका 72,960 मीटर, यानी कि कितने समुद्र तक भारत का अधिकार क्षेत्र आता है वो वाला। एक मानक मील होता है लगभग 1.6 किलोमीटर का और एक समुद्री मील होता है लगभग 1.8 किलोमीटर का। उसके बाद आगे देखिए, हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6.45 उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। यानी कि आपका इस प्रकार से, एक मिनट, हाँ देखिए, यानी कि ये इस प्रकार से आपका भारत है। तो यहाँ पे बात हुई है बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी का जो अक्षांशीय मान बताया गया है वो आपका 6.45 यानी कि लगभग यहाँ तक होता है। दक्षिणी बिंदु तो भारत का यहाँ तक हो गया, लेकिन इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के परिमाणों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की गणना करोगे तो लगभग आपको ये 30 अंश है। देखिए ये वाला क्षेत्र और इस प्रकार से आपका ये वाला, तो इन दोनों के बीच का जो अक्षांश होगा वो लगभग 30 होगा और इधर से लेकर इधर तक का जो देशांतर होगा वो भी आपका 30 होगा, यानी कि लगभग बराबर है।
जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी जो है वो 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम जो है वो 2933 किलोमीटर है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है आपका उत्तर से दक्षिण, यानी कि इधर से इधर तक की जो दूरी होगी उत्तर से दक्षिण की वो तो है आपकी 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम यानी कि इधर से इधर की जो दूरी है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। यानी कि जो आपका पूर्व पश्चिम जो है वो कम है और उत्तर दक्षिण जो है वो ज़्यादा किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है आप जानने के लिए पुस्तक भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 के अक्षांश देशांतर व समय के अक्षांश संख्या 3 को देखेंगे। ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी घटती चली जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक जैसी बनी रहती है। यानी कि देशांतर रेखाएं जो आपकी ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से खींची गई होती हैं, जो इस प्रकार से खींची गई होती हैं वो ध्रुवों के जाने के बाद में ऐसे एक बिंदु पे जाके मिल जाती हैं। लेकिन जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं जो ऐसे खींची जाती हैं उनकी दूरी हर जगह समान रहती है, वो कहीं पर भी एक बिंदु पे नहीं मिलती। इसका मतलब देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है ध्रुवों की तरफ, लेकिन अक्षांश रेखाओं की दूरी में कोई डिफरेंस नहीं आता। उम्मीद है आपको सब बातें समझ आ रही होंगी। उसके बाद आगे देखिए, अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध तथा कोशन शीतोष्णकटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश की भू-आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों, प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी होती है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं किसके बारे में बात करेंगे, उष्णकटिबंध के बारे में करेंगे और शीतोष्णकटिबंध के बारे में करेंगे। तो देखिए उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध क्या होते हैं। आपने इस प्रकार से ये आप ग्लोब मान सकते हो, इसके ऊपर एक ऐसे बीचों बीच रेखा खींची जाती है और इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इस रेखा की जो ऊपर का डायरेक्शन होता है ना वो आपका उत्तर होता है और नीचे का डायरेक्शन जो होगा वो आपका दक्षिण होगा। अब इसके साथ साथ में एक एक रेखाएं और खींची गई हैं जिनको कर्क रेखा और मकर रेखा कहा जाता है, और उसके बाद एक एक रेखा और खींची गई है जो आर्कटिक और अटलांटिक कहलाती है। तो हमें देखना है सिर्फ उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध। तो देखिए भूमध्य रेखा के दोनों तरफ कर्क और मकर रेखा के पास वाला क्षेत्र, यानी कि जो हमने आपको बताया है अभी, वो वाला क्षेत्र जो है वो सारे का सारा उष्णकटिबंध में आता है। और जो आपका ये वाला क्षेत्र बच जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के तथा आर्कटिक और अटलांटिक के बीच वाला, ये आपका शीत और उष्ण दोनों होता है, यानी कि यहाँ पर गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। तो ये आपका मिला जुला स्थान होता है। और जो ये वाली जगह बच गई ये आपकी ध्रुवों वाली जगह होती है, यहाँ पर हमेशा ठंड होती है। तो इस प्रकार से आपकी पृथ्वी के ऊपर तापमान का निर्धारण होता है। अब आप देखोगे कि आपका भारत जो है ना वो इधर वाली परिस्थिति में पड़ता है, यानी कि यहाँ पे पड़ता है कर्क रेखा के ऊपर, मतलब आधा भाग जो है वो आपका कर्क रेखा से ऊपर है और आधा नीचे है। इस कारण से भारत की जो जलवायु होगी वो उष्ण शीत और उष्णकटिबंध क्षेत्र में आती है। आइए अब हम अक्षांश देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि लगभग 30 डिग्री का अंतर है जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा कर देता है। तो यहाँ पे आपको बात बताते हैं, एक और इम्पोर्टेंट बात आती है
कि ये कह रही हैं कि 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो 30 डिग्री का डिफरेंस का मतलब है आपके जो ग्लोब के ऊपर इस प्रकार की जो रेखाएं खींची गई हैं, जिनको हम देशांतर रेखा कहते हैं, तो इन रेखाओं के ऊपर सूर्य को एक रेखा से दूसरी रेखा पर जाने में लगभग 4 मिनट का समय लग जाता है। तो इसी प्रकार से लगभग 15 अक्षांशों को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है, 1 हावर लग जाता है। तो 30 अक्षांशों को पार करने में लगभग 2 हावर का टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से आपके 30 अक्षांशों को पार करते करते जो समय है वो आपका 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब कि आपके जो भारत है, इस प्रकार से जो आपका भारत है, इस भारत के इधर का जो टाइम होगा वो आपके इधर के टाइम से 2 घंटे आगे होता है, क्योंकि इधर जो होंगे वो आपके जो देशांतर रेखाएं हैं वो 30 अक्षांशों मतलब देशांतर का डिफरेंस होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि 15 अक्षांशों देशांतर को पार करने में सूर्य को 1 घंटा लगता है, तो 30 को पार करने में 2 घंटा लगेगा। मतलब आपका जब सूर्य पूर्व में उदय होता है तो यहाँ पर अगर सूर्य 6 बजे उदय होता है तो यहाँ पर सूर्य 8 बजे दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा ना होने का एक कारण और भी माना गया है कि आपके भारत के बीचों बीच एक इस प्रकार से एक टाइम रेखा खींची गई है, और उस रेखा के ऊपर जो टाइम होता है ना, वही टाइम हमारे देश की सारी घड़ियाँ दर्शाती हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर सूर्य जब 6 बजते हैं ना, तो उस टाइम पे आपके देश के सारे देश की घड़ियाँ जो है वो 6 बजे दिखाएंगी। इसका मतलब सूर्य के बेशक से कितने ही बजे उदय हो, यहाँ का जो टाइम होगा वही टाइम आपके देश का मानक टाइम होता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से परिचित हैं। मानक यामांतर का क्या उपयोग है? क्या उत्तरी पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है? तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल था। देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसा समय क्यों दर्शाती हैं? वो हमने आपको अभी बता दिया। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम बताइए जिनसे मानक यामांतर गुजरती है। तो उसके लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले तो आता है आपका उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद। उसके बाद है मध्य प्रदेश आता है थोड़ा सा। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि। तो ये आपके राज्य आते हैं जिनसे होके आपकी मानक यामांतर गुजरती है। उसके बाद यहाँ पे आपको भारत का मानचित्र दिखाया गया है। इस मानचित्र में आपको भारत के सभी राज्यों के नाम, उनकी राजधानियाँ वगैरह दर्शाई गई हैं। साथ में यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी भी दिखाई दे रही होगी। तो एक बार हम आपको फिर से मानक यामांतर दिखा देते हैं। मानक यामांतर के लिए एक ट्रिक का भी प्रयोग किया जाता है कि यूपी, एमपी में आंधी से 36 उड़े। तो देखिए इस प्रकार से रेखा खींची गई है। मतलब यूपी हो गया, एमपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। मतलब यूपी एमपी में आंधी से 36 उड़े। तो इन राज्यों से आपका उड़ीसा, इस प्रकार से आपकी मानक यामांतर खींची गई है। और दिखा देते हैं आपको। अब हम देखेंगे यहाँ पर आपकी हम देशांतर और अक्षांश रेखाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, ये जो है आपका 36 दिख रहा है।
तो इससे थोड़ा सा ऊपर है भारत का ये हिस्सा। तो मतलब हो गया यहाँ पर 37 उत्तर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 8 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है दक्षिण में आपका 8 अक्षांश हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका पश्चिमी ही किनारा है, तो ये आपका 68 दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ा सा आगे है। इसका मतलब ये वाली जो जगह होगी आपकी, वो आपकी 69 पूरब होगी, और इधर वाला जो हिस्सा होगा वो आपका 96 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 97 देशांतर होगा। तो ये आपने भारत का अक्षांश और देशांतर देखा। ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पे कर्क रेखा खींची गई है। इसी रेखा के कारण इसका ऊपर वाला भाग जो है वो आपका शीत उष्ण होता है और नीचे वाला उष्ण होता है। अब हम देखते हैं आगे। ये आपका संसार में यानी कि हिंद महासागर के अंदर भारत की स्थिति दर्शाई गई है। किस किस प्रकार से पूर्व जगत में भारत की स्थिति यानी कि एशिया में भारत कहाँ पर है, वो सब चीज़ें दर्शाई गई हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखिए भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे। भारत जो है वो उसका क्षेत्रफल आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसके करेक्ट क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं कि क्षेत्रफल कितना है और संसार का कितना प्रतिशत है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये क्वेश्चन और भी हो जाता है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पे आता है, तो वो आपका 7वां नंबर पे आता है। आप कक्षा 9वीं की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। उन देशों के नाम भी याद कीजिए जो भारत से बड़े हैं। उसके बाद आता है आकार, कि भारत का आकार कैसा है, तो वो चीज़ें हम आपको कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बात और विद्यार्थियों, आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं ना, वो वाले वीडियो आपको शुरुआत में 2 या 3 दिन शायद क्लियर नहीं दिखते होंगे, लेकिन बाद में वो बिल्कुल सही दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका यूट्यूब की कंपनी की वजह से होता है। 2-3 दिन लग जाते हैं इसको सही होने में, तो आप उसको 2 या 3 दिन के बाद ढंग से तसल्ली से दूसरी बार ज़रूर देखें, ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से कवर हो जाएं और आपके सामने कोई दिक्कत ना रहे। उम्मीद कर रहे हैं आपको जो भी चीज़ें हम करवा रहे हैं या जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो आपको समझ आ रही होंगी और उन चीज़ों का आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। आज जो हमने वीडियो बनाया है, ये वाला वीडियो सिर्फ +1 क्लास के आर्ट वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि जो बच्चे आर्ट नहीं पढ़ते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, जो कॉमर्स पढ़ते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सभी को पता होना चाहिए अपने देश की स्थिति के बारे में। तो आगे आने वाली टाइम में ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए भारत की। तो इसको आप ढंग से कवर करना, ताकि आपके फायदे